हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइम सेवर एससी। आज हम करने वाले हैं सीएचएसएल 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जीएस के। इस वीडियो में हम करेंगे 25 क्वेश्चंस। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द भटियाली फोक म्यूजिक विच इज मोस्टली संग बाय द फिशरमैन एसोसिएटेड। भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने खुद बनाया हो। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली रिपीट हो सकते हैं, तो आप इनको जरूर याद करिए अच्छे से। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। भटियाली की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक जेनरे है बंगाल का। बंगाल की पारंपरिक लोक संगीत शैली है। ये पॉपुलर है वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में। अगर हम बात करते हैं नोटेबल भटियाली सिंगर्स की, तो नाम ध्यान रखेंगे अब्दुल अलीम, अब्बास उद्दीन। अब्दुल अलीम, अब्बास उद्दीन, ये हमारे भटियाली सिंगर्स हैं। केरला में बात करते हैं तो कुछ सॉन्ग्स हैं, म्यूजिक जो परफॉर्म किया जाता है वो है सोपनम, थेयम म्यूजिक और मपिला सॉन्ग्स। ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ के कुछ फोक म्यूजिक्स हैं, बुरा कथा, हरि कथा, ओगु कथा। ओडिशा के ट्रेडिशनल हैं दरखई, संबलपुरी, भजन म्यूजिक्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स निमास इज लोकेटेड एट डैश। राष्ट्रीय पर्वतरोहण और साहसिक खेल संस्थान निमास डैश पर स्थित है। कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है निमास? निमास है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। निमास की अगर हम बात करते हैं, निमास की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट। इसकी लोकेशन है दिरांग, अरुणाचल प्रदेश। एस्टेब्लिश कब हुआ? 2013 में। इसका पर्पस है, इट इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट दैट ऑफर्स ट्रेनिंग इन माउंटेनियरिंग, एरो स्पोर्ट्स एंड वाटर स्पोर्ट्स। ये एक प्रमुख संस्थान है जो पर्वतरोहण, एरो स्पोर्ट्स और जल खेलों के प्रशिक्षण प्रदान करता है। राइट। ये किसके अंडर आता है? ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। राइट। हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में निमास नहीं है, लेकिन दूसरी एक माउंटेनियरिंग स्पोर्ट्स की इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, जिसे बोला जाता है ABVIMAS, जो कि मनाली में है। निमास जो है अरुणाचल प्रदेश में। अव्विमास कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। डिफरेंस ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज हैज द फर्स्ट 100% फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत इन द इंडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत है? कहां पर है? देखिए, जब भी लिटरेसी रेट की बात आती है तो हम सबसे पहले नाम याद रखते हैं केरला का, तो हम मान सकते हैं कि 100% फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत भी केरला की ही है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 100% डिजिटल लिटरेट पंचायत इन इंडिया इज एडम लाकुडी पंचायत। पंचायत का नाम ध्यान रखेंगे, एडम लाकुडी पंचायत, जो कि कहां पर है? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में हमारी पंचायत का नाम है एडमलाकुडी। ठीक है। एडमलाकुडी पंचायत। और द अक्षय प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2002 वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी इन द स्टेट। 2002 में शुरू की गई थी अक्षय परियोजना राज्य में डिजिटल साक्षरता को सुधार करने के लिए। ठीक है। ये पहली एक तरीके से पहली शुरुआत थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, लंगवीर नृत्य इज द फोक डांस फॉर्म स्टेट। लंगवीर नृत्य कहाँ का है? ये है हमारा उत्तराखंड का। कहाँ का? उत्तराखंड का। उत्तराखंड के और भी नृत्य देख लेते हैं। आप मेरे साथ बोलेंगे, लंगवीर नृत्य, पांडव नृत्य, चोलिया, मुखौटा, झोरा, भोटिया, छपेली, भोटिया, झुमेला, जागर, बरादानाती। ये सारे आपके फोक डांसेस हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। इन्हें आप कैसे याद रख सकते हो? आपको एक लाइन याद रखनी है, भूतिया का बड़ा नाती मेले में से चप्पल चुरा लेता है और झोरे में डाल लेता है, फिर मुखौटा पहन के पांडवों की जगह लंगर खा रहा है। ठीक है। भूत का बड़ा नाती मेले में से चप्पल चुरा के झोरे में डाल रहा है और मुखौटा पहन के पांडवों की जगह लंगर खा रहा है। राइट। भूतिया से आपका भोटिया हो जाएगा, बरादा नाती से बरादा नाती हो जाएगा, मेला से झुमेला हो जाएगा, चप्पल से छपेली हो जाएगा, चुरा से झोरा हो जाएगा या फिर चोलिया हो जाएगा, झोरा से झोरा हो जाएगा, मुखौटा से मुखौटा हो जाएगा, पांडव से आपका हो जाएगा पांडव नृत्य, जगह से हो जाएगा जागर और लंगर से लंगवीर नृत्य। ठीक है। ऐसे आप पूरे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन है? आर्य समाज के फाउंडर है हमारे दयानंद सरस्वती जी। कौन है? दयानंद सरस्वती। राइट।
ये आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 1875 में हुई थी। प्लेस कहाँ पे? बॉम्बे में हुई थी। आर्य समाज एम्ड एट रिवाइविंग वैदिक प्रिंसिपल्स एंड रिफॉर्मिंग हिंदू सोसाइटी बाय एलिमिनेटिंग सुपरस्टिशंस एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। आर्य समाज का उद्देश्य वैदिक सिद्धांतों को पुनर्जीवित करना और अंधविश्वासों और जाति आधारित भेदभावों को समाप्त करके हिंदू समाज में सुधार करना था। राइट। अगर हम बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की, केशव चंद्र सेन, ये एक लीडर हैं ब्राह्मो समाज के, फाउंडर नहीं है, लीडर हैं। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ग्रेट पॉइट हैं, राइटर हैं, फिलोसोफर हैं। स्वामी विवेकानंद फॉलोअर हैं रामकृष्ण परमहंसा के, और इन्होंने फाउंडेशन की थी रामकृष्ण मिशन की। राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कुछ समाज है आपके 4 जो आपसे कॉन्टिन्यूसली पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ने स्थापना की थी। चिन्मय मिशन चिन्मयानंदा सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आप आत्माराम पांडुरंग को याद रख सकते हैं कि हमारी आत्मा भी क्या करती है? प्रार्थना करती है राम के आगे। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, ये आत्मा है, आत्माराम पांडुरंग, हमारी आत्मा भी राम जी के आगे प्रार्थना करती है। नेक्स्ट देखते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर। भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? किस महाद्वीप का था? आपको ध्यान होगा, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, हमारा इंडिया पहले यहाँ अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। ये हमारा यूरोप एज्यूम कर लीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है। आप ध्यान रखिए, हमने जो पढ़ा था कि यहाँ पहले हमारा इंडिया हुआ करता था, अफ्रीका का पार्ट। जब हमारे कुछ इंटरनल चेंजेस हुए थे, मूवमेंट्स हुए थे, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया था यहाँ से हटके किधर की साइड गया था? यहाँ ऊपर आके एशिया के साथ टकराया था और यहाँ पे लगा था, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ था हमारा किसका? हिमालय माउंटेन्स का। ठीक है। हमारे इंडिया के अफ्रीका से हटके एशिया में टकराने से फॉर्मेशन हुआ था हिमालय का। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका का पार्ट था पहले। नेक्स्ट देखते हैं। The peninsular plateau of India was originally a part of the ancient supercontinent Gondwana, which later broke apart. भारत का प्रायद्वीपीय पठार मूल रूप से प्राचीन महाद्वीपीय गोंडवाना का एक हिस्सा था, जो बाद में टूट गया। ठीक है। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले महाद्वीपीय बहाव के कारण भारतीय प्लेट गोंडवाना से अलग होकर उत्तर की ओर बढ़ने लगी। बाद में यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ था। जो आपको ध्यान होगा, जो हम अफ्रीका का पार्ट बोलते थे, वो गोंडवाना लैंड का एक पार्ट हुआ करता था। ठीक है। अफ्रीका से हटके हमारा इंडिया किससे टकराया? यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन प्लेट कौन सी होती है? यूरोप और एशिया को मिला के बनती है यूरेशियन प्लेट। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल यू फाइंड द 6 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको ध्यान होगा, मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ कि पार्ट जो है हमारे, अगर हम पार्ट 3 की बात करते हैं, पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में आते हैं डीपीएसपी, लेकिन पार्ट 4A में आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्ट 3, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स की ही बात करेंगे तो पार्ट 3 में आती हैं, लेकिन तो इसकी बात यह है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पार्ट 3 के आर्टिकल्स बताइए, तो आप बताएंगे उन्हें 12 से 35। लेकिन अगर वो पूछता है आपसे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल बताइए, तो आप बोलेंगे 14 से 32। ठीक है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो 6 होते हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिनके आर्टिकल हैं 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30 और 32। आर्टिकल 32 को ही बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला था? BR अम्बेडकर ने बोला था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पार्ट्स की, 5 पार्ट यहाँ ध्यान रखेंगे आप। पार्ट 1 है यूनियन और टेरिटरीज, 1 से 4 आर्टिकल। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 है DPSP, पार्ट 4A में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसके आर्टिकल है 51A, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो सबसे पहले हमारी 10 ड्यूटीज ऐड की गई थी, जो ऐड की गई थी आपके किसके अंडर? इंदिरा गांधी PM के अंडर। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ये कब हुआ था? 1976 में, 1976 में, जिसमें बाद में एक ड्यूटी और ऐड की गई थी। यहाँ पे 11th लिखा हुआ है, 11th ड्यूटी, यानी कि एक ड्यूटी और ऐड की गई थी 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। किसके अंडर? अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनली अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31। इट वॉज declassified एज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A बाय द 44th अमेंडमेंट इन 1978। ठीक है।
मूल रूप से ये पहले अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। इसे 1978 में 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। इसी तरीके से राइट टू एजुकेशन भी 86 अमेंडमेंट इन 2002 introduced Article 21A, making the right to elementary education a fundamental right for children aged 6 to 14। ये अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट बना दिया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन जो है आपकी मस्ट है। 86 अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि 2002 में हुआ था, किस में ऐड किया गया? आर्टिकल 21A के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। As of March 2024, who among the following is the chairperson of the National Green Tribunal? मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष है? कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट देख लेते हैं। एनजीटी की बात करेंगे। ये फॉर्म हुई थी 2010 में एनजीटी एक्ट के दौरान। बिकेम ऑपरेशनल ऑन 18 अक्टूबर 2010। इंडिया जो है हमारा थर्ड कंट्री बन गया आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू हैव अ स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल। इसके अंडर कुछ केसेस आए थे, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वाटर का प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये कुछ एक्ट केसेस हैं किसके अंडर? एनजीटी के अंडर के। एनजीटी कैन इम्पोज पेनल्टीज एंड फाइन्स ऑन वायलेटर्स, हैज पावर टू इक्विवेलेंट टू अ सिविल कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं। चेयरपर्सन जो होते हैं ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं। इसके जुडिशियल मेंबर्स भी रिटायर्ड जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। एक्सपर्ट मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं साइंटिस्ट हो गए या फिर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हो गए। प्रिंसिपल ब्रांच जो है इसकी ब्रांच जो है न्यू दिल्ली में है और रीजनल ब्रांचेस इसकी भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड? आप देखिए चेस बोर्ड के पद पूछ रहा है। सपोज हमें नहीं भी पता, लेकिन हमें इतना तो पता है कि चेस बोर्ड जो होता है एक स्क्वायर शेप का होता है। जितने भी बॉक्सेस होंगे वो किसी नंबर का स्क्वायर होंगे। इन सभी में से कोई स्क्वायर सिर्फ एक ही है, वो है 64, जो कि स्क्वायर है 8 का। राइट, तो आप ऐसे लगा भी सकते हैं इसका राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप इन इंडिया? भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। किसके पास है? ये शक्ति है हमारी पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट देख लेते। आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू रेगुलेट सिटीजनशिप लॉज। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता कानूनों को विनियमित करने का अधिकार देता है। नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। अमेंडमेंटेड मल्टीपल टाइम्स, ये बहुत बार संशोधन किया गया है इसमें, इंक्लूडिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द 5-year प्लान फॉर इंडिया विद देयर ड्यूरेशन गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा गया आपसे। 5-year प्लान हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, आपको इनके टाइम पीरियड बताना है। ठीक है। हमारे स्टार्ट कब हुए थे? 51 में हुए थे। तो पहला हमारा होगा 51 से 56 का, दूसरा होगा 56 से 61, यानी कि सेकंड वाला तो ठीक दे रखा है। थर्ड होगा हमारा 61 से 66, थर्ड भी ठीक है। लेकिन थर्ड के बाद हमारा आया था प्लान हॉलीडे 3 साल का, 66 से 69 तक का, और यहाँ पे हमारा 66 से ही फोर्थ वाला स्टार्ट कर दिया गया। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी हमारा सही है, यानी कि ए और बी किस में? ये सेकंड वाले में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सारे 5-year प्लान्स दे रखे हैं। 5-year प्लान हमारे कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? USSR से लिया है। 5-year प्लान टोटल 12 है हमारे, पहले, दूसरा और तीसरा। इन तीनों के मॉडल्स आपको ध्यान रखने हैं। पहले का मॉडल है हैरोल्ड डॉमर मॉडल, दूसरे का है PC मेलानोबिस मॉडल, तीसरे का है गैड्रियल मॉडल। ठीक है, पहले ने फोकस किया एग्रीकल्चर पे, दूसरे ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, तीसरे ने सेल्फ सफिशिएंसी पे, जिसमें ड्रॉट भी आ गया था, सूखापन भी आ गया था। फोर्थ ने फोकस किया था फैमिली प्लानिंग पे, और फिफ्थ और सिक्स जो है हमारे सेम थे, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि 6 जो था हमारा रिपीटेड 5-year प्लान था। राइट, 7th में ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, 8th में फुल एम्प्लॉयमेंट और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, 9th में ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, 10th में आएगा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, 11th में आएगा पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन, एंड 12th में आएगा सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं।
व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री? किसी देश के व्यापार का संतुलन क्या है? व्यापार का संतुलन होता है हमेशा इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे बोट भी बोलते हैं, बोट होता है डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट्स एंड टोटल इंपोर्ट्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। बैलेंस ऑफ ट्रेड को इक्वल करते हैं फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। ट्रेड सरप्लस कब आता है? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं इंपोर्ट से, पॉजिटिव बीओटी आता है तब। ट्रेड डेफिसिट यानी कि घाटा कब आएगा? जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट से, तो नेगेटिव बीओटी आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। दलेर मेहंदी इज प्राइमरीली अ फेमस सिंगर ऑफ पॉप सॉन्ग्स इन विच इंडियन लैंग्वेज? दलेर मेहंदी जो है हमारे पंजाबी सॉन्ग्स के सिंगर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ईयर डिड जॉन्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉरी प्रपोज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस? इन्होंने कब दिया था? 1923 में दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1923 में। इन दोनों ने मिलकर कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेसिस का। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ईयर हैज इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडिया ने कब होस्ट किए थे एशियन गेम्स को फर्स्ट टाइम? 1951 में। कब किया था? 1951 में। अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो ये होस्ट सिटी कौन सी थी? न्यू दिल्ली की। कब से कब तक चला था? 4 मार्च से 11 मार्च 1951 तक। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कितनी थी एशियन गेम्स 1951 में? 11 नेशंस यानी कि 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 6 स्पोर्ट्स थे और 57 इवेंट्स थे। उसका मोटो क्या था यानी कि स्लोगन क्या था? एवर ऑनवर्ड। टोटल एथलीट से 489। मेन वेन्यू था मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर उसके परफॉर्मेंस की, इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इंडिया ने टोटल 51 मेडल्स जीते थे। 15 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 20 ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया फिनिश सेकंड इन द ओवरऑल मेडल टैली बिहाइंड जापान। नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी अलायंस पार्टनर IPFT डैश रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन 2023। राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी IPFT की पूर्व अध्यक्ष डैश को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। किसे मिला था? ये मिला था हमारे नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नरेंद्र चंद्र देव वर्मा की बात करेंगे। सीनियर ट्राइबल लीडर है त्रिपुरा के। सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ IPFT, अ पार्टी दैट एडवोकेटेड फॉर द राइट्स ऑफ त्रिपुराज इंडिजीनियस पीपल्स। त्रिपुरा के मूल निवासियों के अधिकारों की वकालत करने वाली पार्टी IPFT के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था इन्होंने। ठीक है, हेल्ड द पोजीशन ऑफ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द त्रिपुरा गवर्नमेंट। इनका देहांत हो गया 1 जनवरी 2023 को। इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ DNA, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? DNA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर बी, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेटेड फ्रॉम डैश टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अधिकांश लोग भारत के डैश से अन्य राज्यों के पलायन कर गए थे। कौन से? ये गए थे उत्तर प्रदेश से बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार से इन्होंने माइग्रेट किया था। सेंसस ऑफ इंडिया 2011, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके रिपीटेड पूछे जाते हैं जब भी सेंसस के क्वेश्चंस आपसे आते हैं, तो आप इनको ध्यान से सुनिए और ध्यान से याद करिए। आपको एक बार में नहीं याद होगा, लेकिन जब आप 10 वीडियोस देखेंगे, 10 में आपको सेम कंटेंट मिलेगा ये, तो आपको जरूर याद हो जाएगा। सेंसस की बात करते हैं तो ये हमारा 15th सेंसस था। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी 2011 में 1.21 बिलियन और इंडिया काउंटेड फॉर 17.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओवरऑल लिटरेसी रेट 74.04%, मेल लिटरेसी 82%, फीमेल लिटरेसी 65%। मोस्ट लिटरेट स्टेट की बात करेंगे केरला है 94% और लीस्ट की बात करेंगे तो बिहार है 61%। ओवरऑल सेक्स रेशियो क्या था इंडिया का? 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट का था? केरला का, और लोएस्ट था हरियाणा का। केरला का हाईएस्ट में भी 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स थी और हरियाणा का 879 फीमेल्स पर 1000 मेल्स थी। नेक्स्ट देख लेते हैं।
ओवरऑल ग्रोथ रेट 17.7%, 17.7%। हाईएस्ट ग्रोथ रेट स्टेट कौन सी थी? मेघालय। और माइनस ग्रोथ रेट किसकी थी? नागालैंड की। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन की बात करेंगे 68% और अर्बन की 31%। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ की है? यूपी की। और अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की। मोस्ट आउट माइग्रेटेड स्टेट्स कौन कौन सी हैं? यूपी और बिहार। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इंडिया की? 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। मोस्ट डेंसली स्टेट कौन सी थी? बिहार, जिसमें 1106% पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहते थे। लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट थी अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17% पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहते थे। एससी की पॉपुलेशन 16.6%, एसटी की पॉपुलेशन 8.6%। राइट। मोस्ट पॉपुलस स्टेट है हमारी यूपी और लीस्ट थी सिक्किम। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन डैश। कब खत्म होता है? 31 मार्च को, तभी तो 1 अप्रैल से शुरू होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस डैश। कब से? 1981 से डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अगर हम बात करते हैं बाकी डिकेड्स की, 1951 से हमारे शुरू हुए थे सेंसस होना, 13.31% था। 61 में 21% था, यानी कि ग्रोथ रेट बढ़ा था। 71 में भी बढ़ा था, 24 पहुंचा, यानी कि पीक पे पहुंच गया था। 81 में फिर हमारा थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हुआ। इसके बाद से सीधा डिक्लाइन होना शुरू हो गया। 24 से 23 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 17 हो गया। ठीक है, तो आप एक बार इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। एवरेज फंक्शन इज लिस्टेड इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स। औसत फंक्शन निम्नलिखित में से किस टूल को ड्रॉप डाउन मेन्यू में सूचीबद्ध है? किसके? ये है हमारे ऑटोसम फंक्शन के। ठीक है, ऑटोसम फंक्शन। नेक्स्ट है सकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बाय द किरात खम्बू राय कम्युनिटी ऑफ डैश। सकेवा हम पढ़ चुके हैं, कहाँ का है? सिक्किम का है, तो आप सिक्किम का लगा के आगे बढ़ेंगे। सिक्किम के और भी हैं हमारे लोसर, सकेवा, लुसांग, नामसुंग, पैंग्स, लैपसोल, सोनम, लुसांग, बमचू, सागा दावा और तिहार। ये सारे सिक्किम के फेस्टिवल्स हैं। फेस्टिवल्स की कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। विद स्टोरीज आपको याद कराए गए हैं उसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। वेयर कैन यू फाइंड द इमोटिकन्स इन एन इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्जेशन विंडो। आप त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप विंडो में इमोटिकॉन्स कहाँ पा सकते हैं? कहाँ पा सकते हैं? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द चैट विंडो। एट द बॉटम ऑफ द चैट विंडो। नेक्स्ट देख लेते हैं। जियोइड इज द डैश ऑफ अर्थ। जियोइड एक शेप है अर्थ की, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ बृहद कथा कोश। निम्नलिखित में से कौन बृहद कथा कोश के लेखक है? इसका सही जवाब हो जाएगा हरिसेन। कौन है? हरिसेन। नेक्स्ट देख लेते हैं। हरिसेन कोर्ट पोइट है समुद्रगुप्त के, और इन्होंने लिखी है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रशस्ति। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डांडिन की बात करते हैं। फेमस राइटिंग है इनकी, जिसका नाम है दश कुमार चरिता। ठीक है, दश कुमार चरिता किसने लिखी है? डांडिन ने लिखी है। नेक्स्ट भवभूति ने लिखी है। एक प्लेस के लिए जाना जाता है इन्हें, जो 2 प्लेस हैं यानी कि नाटक हैं, जिनका नाम है उत्तर रामचरित और मालथी माधव। उत्तर रामचरित और मालथी माधव जैसे नाटकों के लिए प्रसिद्ध है हमारे भवभूति। ठीक है, ये हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसको आप 2 बार देख लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप इसी के साथ जुड़े रहेंगे, आपको और भी वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। CHSL 2025 में जरूर 100% आपका स्कोर बढ़ेगा GS का। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।